आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज कर्नल साहब और मैं कुछ तैयारी करके बैठे हैं। हमने अभी पिछले 5 मिनट में बहुत असला चढ़ाया है जो आपको दिखाएंगे। असला क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तान के बैंड बजा रहे हैं, उसकी कुछ अमेजिंग वीडियो सामने आ रही हैं। असला क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी आदमी को जो बढ़ बढ़ के बड़क मारने की आदत है, उसके ऊपर कुछ स्पूफ आ रहा है, उसके ऊपर कुछ रोस्ट आ रहा है। वो अपने शब्दों में ही किस तरह शर्मिंदा हो रहे हैं, किस तरह रो रहे हैं, वो सब आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले कल रात को डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं एक ट्रेड डील हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट बहुत डिफरेंट है, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट बहुत डिफरेंट है। सिर्फ एक बात कॉमन है कि डील हो गई है। एज अ लॉयर मुझे उस डील पे ज्यादा कमेंट करना नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब वर्ड सामने आते हैं तभी हम उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, उसको एनालाइज कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, आईज को डॉट कर पाते हैं, टीज को क्रॉस कर पाते हैं। दो ट्वीट्स के अंदर क्या एनालाइज किया जाए। पर आज हमारे साथ एक फौजी हैं, फौजी को तो मेयर सस्पिशन पे, मूवमेंट पे एक्शन लेना पड़ता है। तो कर्नल साहब से पहले हम थोड़ा जियो पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ दैट डील डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सर, ये दो ट्वीट से आपको क्या समझ आया है और क्या इसका जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है? फाइन प्रिंट तो आया नहीं है, पर एक बात है उसमें बस, 18% टैरिफ होने जा रहा है। उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी है, मैं उस कंट्रोवर्सी पे आऊंगा। रशियन ऑयल को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, $500 बिलियन का 500 सामान बिलियन। बेचने, वो तीन बिंदु हैं, उस पे आऊंगा। पर प्राइमरी व्यूज, इनिशियल व्यूज, जियोपॉलिटिकली व्हाट डज इट मीन, ये डील क्यों साइन हुई है? देखिए इश्करण, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और ये टॉपिक उठाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने सुबह सुबह इसको ट्वीट को पढ़ा, ट्वीट के बाद में सरगर्मियों को देखा और फिर मैंने सोचा कि देन आई शुड राइट ऑन दिस, क्योंकि इस पे कई लोग बहुत जंप मारेंगे, कई लोग बोलेंगे मोदी ने हार गया, मोदी जीत गया, जो भी है, बट लेट्स हैव अ बैलेंस्ड व्यू कि आखिर ये हुआ क्या है। तो डील जो थी वो लटकी हुई थी। डील लटकी हुई थी एक कारण से, क्योंकि हम चाह रहे थे कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में इनका दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकल फार्मर्स को नुकसान होगा इससे। प्लस हम जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स को अपने मार्केट में नहीं लाना चाहते। दैट वाज अ वेरी क्लियर स्टेटिंग। लेकिन अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था लाने के लिए। डील अटकी हुई थी। फिर उसके बाद में उर्सुला वेंडर लायन आती हैं हमारे, एंटोनियो द कोस्टा भी आते हैं, जो कि भारत के सुपुत्र हैं। और वो आते हैं और 27 जनवरी को एक मदर ऑफ ऑल डील साइन हो जाती है। बस वहां से उल्टी सुई जो है वो घूमने लगती है, क्योंकि एक डील जो कि 17 साल से लटकी हुई थी, अगर वो आज साइन हो सकती है, और उस डील, और उसको आप जाइए थोड़ा सा पीछे, 2 सितंबर 2025 में, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, तो चाइना के साथ में हाथ मिलाया था। चाइना ने बोला था कि हम ये वाला मार्केट खोलते हैं, ये खोलते हैं, वो खोलते हैं। काफी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी वहां पर हुए थे। तो दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे कि एक तो यूरोपियन मंडी, दूसरी चाइनीज मंडी भारत के लिए खुलती है, और भारत को वो कंसेशंस देने की सोचते हैं। कहीं ऐसा ना हो मैं पीछे छूट जाऊं। अब ऐसा भी है कि देखो, भारत को भी गरज थी, भारत भी चाहता था कि अमेरिका के साथ में कोई ना कोई डील तो हो, क्योंकि टैरिफ इतने बढ़ रहे थे। आम भारतीय जो है वो इसकी, जो कि एक्सपोर्टर है वो, और प्लस जो भारतीय वहां बैठे हैं वो इसका खामियाजा भुगत रहे थे। तो ये भारत की भी मंशा थी। तो मेरा मानना ये है कि भारत ने कोई चेस्ट थंपिंग नहीं की, लेकिन बड़ा स्लोली स्टेडिली इस डील को करके वो चीज पाई है जो कि अंडर प्रेशर आप करवाना चाह रहे थे, वो हमने नहीं किया। तो हमने अपने रेड लाइंस को रीड्रॉ किया। हमने ये दिखाया है कि हम अंडर प्रेशर तो बकल नहीं करेंगे। अंडर प्रेशर हमने बड़ा शांत रह के काम किया। आप देखिए, ट्रम्प साहब ने मेरे ख्याल से 150 बार या कितनी बार बोला था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करा दी है, परंतु क्या हमारे देश से कोई ऑफिशियल बयान आया? कुछ नहीं। सिर्फ पार्लियामेंट में एलओपी ने एक मुद्दा उठाया, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया और कह दिया कि जी कोई मध्यस्थता नहीं हुई है, हमने ये आपस में बैठ के बात की, दैट्स इट। और हमारे जो एमजीओ थे उस टाइम के, जनरल राजीव घाई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पूरा टाइम सिलसिलेवार बताया था कि क्या हुआ था। तो नोट करने वाली बात यह है कि भारत जो है वो चेस्ट थंपिंग नहीं करता है। ट्रम्प साहब के बयान में एक चीज तो पक्की है, जब उन्होंने लिखा था आई एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वी बिलीव इन वर्किंग, ये बातें मानता हूं कि वो ये दोनों दोनों का नहीं कह सकता, पर प्रधानमंत्री मोदी जरूर है जो कि काम को करते हैं,
बजाते नहीं है ढोल कि भाई मैंने ये काम करना है या कर दिया। दैट वाज वेरी क्लियर। अब आते हैं उन 2 ट्वीट्स पर। तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो ट्वीट आती है, हस्बे मामूल ट्वीट, कंफ्यूजन ज्यादा थी, क्लैरिटी कम थी उसके अंदर कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी बेस्ट नेगोशिएटर, बेस्ट मैन, माय गुड फ्रेंड, सब कुछ ठीक है। रोजी पिक्चर और डिप्लोमेटिक नाइसेसिटीज के बाद में वो आते हैं कि हमने एक ट्रेड डील साइन कर दी, ट्रेड डील साइन कर दी है, और इसमें अब होगा कि टैरिफ जो है वो घट जाएगा और रेसिप्रोकल टैरिफ घट जाएगा, 18% की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में इस एरिया में ये बात हो गई, हम $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ में। सब कुछ ठीक था। प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद में ट्वीट करते हैं, ना थोड़ी देर नहीं, काफी देर के बाद में ट्वीट करते हैं। उसमें सिर्फ एक लाइन मतलब की थी कि मेड इन इंडिया आइटम्स जो हैं उसको अच्छा है, उसका टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। उसके अलावा मोदी जी ने वहां पर केवल और केवल डिप्लोमेटिक नाइसिटीज दिखाई है पूरे के पूरे ट्वीट में। अब इसमें देख लीजिए कि क्या चीज है जो कि एब्जॉर्ब करने वाली है। द लाइन ऑफ 18%, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%। बस दैट्स ऑल। इसको कहते हैं कि इतने बड़े हॉट बलून में से हवा बिल्कुल निकाल देना। आपने बड़ा किया कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे। देखिए भाई, ये मैं नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर मौका ऐसा आता है कि रशियन ऑयल ₹2 लीटर मिल रहा है और अमेरिकन या वेनेजुएलन ऑयल ₹1 लीटर मिल रहा है, हम अमेरिकन या वेनेजुएलन ऑयल ले लेंगे, क्योंकि हम केवल अपने देश और अपने देशवासियों का हित साध के चलते हैं। दैट इज वेरी क्लियर। तुम सस्ता तेल लाके दो, हम तुमसे तेल ले लेंगे। रशिया हमें सस्ता तेल देता था, हम रशिया से ले रहे थे। ऐसी तो है नहीं कि हमें तुमसे नाराजगी है या रशिया से हमको नाराजगी हो जाएगी या हम तुम्हारे कहने से तेल नहीं लेंगे। सॉरी, जो हमारे देश और हमारे देशवासियों के लिए हितकर होगा हम वही काम करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये हमने करके दिखाया है। प्रेशर्स बहुत आए हमारे ऊपर, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि जिसने, मतलब एक हिंदी में कहते हैं ना, अंगद का पांव, बस एक बार रख दिया तो रख दिया, उसके बाद में हिले नहीं, फिर हिलना अगलों को पड़ गया। और इस कारण इसका हिलने का असर ऐसा हुआ कि मेल्टडाउन जो है रैटक्लिफ लाइन के दोनों पार मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि रैटक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है और इंडिया और अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान को भी डिवाइड। तो मेल्टडाउन वहां बहुत जबरदस्त हो रहा है और होना भी चाहिए। मैं एक आंकड़ा डालना चाहता हूं जो टैरिफ का आपने ही भेजा था, जो दिखा रहा है कि आप जहां जहां से compete कर रहे हैं उनका क्या टैरिफ है। और ये बात जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टैरिफ सब एक ग्लोबल नॉर्म है, क्योंकि यूएस लेके आ गया है। वॉर बहुत तरह से होती है, वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर करना चाहता है। तो आपका तो एंड पॉइंट ये है ना कि यूएस के कस्टमर को किस रेट पे मिल रहा है और आपसे जो कंपीटिंग इकोनॉमी है वो किस रेट पे बेच रही है। तो बिल्कुल उसके अंदर ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंडिया को 18% है, चाइना को 37% है, बस यहीं पर रुक वियतनाम जाओ, यहीं पर रुक जाओ बस। आपका मेन कॉम्पिटिटर ये है और मेन कॉम्पिटिटर आपसे डबल से भी ऊपर चल रहा है। But that's it. मैं बाकी एक और डाल देता यूरोपियन, हूँ इसमें, आपका वियतनाम और बांग्लादेश, क्योंकि टेक्सटाइल लेबर इंटेंस है, वो चीजें वो भी आपसे कंफर्टेबली ऊपर है, 20-20%। ऊपर है। तो आपका जो मोटा मोटा बाकियों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है इफेक्टिवली, उनकी अपनी इकोनॉमी है, आपकी अपनी इकोनॉमी है, कुछ कंपटीशन है नहीं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का मेल्टडाउन तो इंडिया ईयू ट्रेड डील से भी चल रहा था। तो ये तो मतलब आग में घी के बराबर हुआ। और अब मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इस कारण पूरे के पूरे नैरेटिव में भारत ने ये नहीं बोला है कि ट्रेड डील हुई है। हमने कोई, पीयूष गोयल जी ने बैठ के कोई पेपर साइन नहीं किया, जहां तक मेरा ख्याल है, ना कोई फोटो आई है। तो मैं तो अभी मान रहा हूं कि ठीक है, अमेरिका ने अपने टैरिफ को घटाया है, ट्रेड डील का पता नहीं क्या है, करेंगे कि भी नहीं करेंगे। वी आर नॉट बॉदर्ड, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। हमें क्या है कि काम से मतलब है, नाम तुम उसको कुछ भी देते रहो। अब मदर ऑफ ऑल डील होती है, होती रहे, लेकिन हमें किस बात से मतलब है कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और जिससे हमारे देश में, इस कारण उस चीज को लोग ना खाली ट्रेड से देख रहे हैं। एक और चीज थी जो कि बड़े फाइन प्रिंट में थी, जिसको लोगों ने मिस कर दिया और बजट के डिस्कशन में भी लोग उस चीज को लेकर नहीं आए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का लेकर। यूरोपियन यूनियन की डील में उन्होंने ये कहा है कि इस वजह से
इसके जो फॉलोआउट्स होंगे वो भारत के लिए कैसे कैसे हितकर हो सकते हैं। नंबर एक, आपकी स्टार्टअप इकोनॉमी को बूम देने का उनका प्रोग्राम है। नंबर दो, आपके रिसर्च वर्क, जो जो रिसर्च के लिए स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए यूरोपियन यूनियन ने अपने दरवाजे खोले। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आम भारतीय मिस कर रहा है, कि आपका मूवमेंट टू यूएस ईयू फॉर द सेक ऑफ स्टडीज विल बी वेरी वेरी ईज्ड, और रिसर्च वर्क के लिए दे विल ग्रांट यू फंड्स। तो दो चीजें जो थी भारत में इस समय मिसिंग हो रही थी, एक तो रिसर्च वर्क क्वालिटी के लिए हमारे पास में फंडिंग जो है वो इतनी नहीं दी जा रही थी या नहीं आ रही थी, ये एक रास्ता ये खुला है। तो आपके इनडायरेक्टली रोजगार के बहुत सारे अवसर जो हैं इसके साथ में और खुलते हैं। इस चीज को हम नहीं भूलना चाहिए कि ये देखिए, सरकार ऐसा है, रोजगार के अवसर चाहे अपने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करके करे या किसी के साथ में डील करके करे, एंड रिजल्ट होना चाहिए कि हमारे देशवासियों को रोजगार मिलना चाहिए। वो मुझे इस डील को देखकर बहुत अच्छा लगा जो यूरोपियन यूनियन के साथ में हुई है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हायर स्टडीज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि इसमें कवर किया गया है। जी करण जी, बाकी मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। एज अ लॉयर हमने देखा है पूरे एग्रीमेंट के हर क्लॉज एग्री होने के बाद एक क्लॉज के ऊपर लड़ाई होके एग्रीमेंट साइन नहीं होता। यहाँ तो एक ट्वीट है, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ लोगों को। दूसरी बात, भैया जब दो पार्टीज डील कर रही हैं तो ऑब्जेक्टिवली ना किसी का मास्टर स्ट्रोक होगा ना डिजास्टर होगा। डील का मतलब ही है कि बोथ पार्टीज म्यूचुअली बेनिफिट। मैक्सिमम ये होता है किसी का 51 किसी का 49, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। ना यूएस पागल नहीं है कि डिजास्टर कर लेगा अपने लिए, इंडिया भी इक्वली पागल नहीं है कि अपने लिए डिजास्टर कर लेगा। तो एक ऑब्वियस ही बात है, पर अब हमारा वर्ल्ड इतना पोलराइज हो गया कि हमें या उसको मास्टर स्ट्रोक बोलना है या उसको डिजास्टर बोलना है। आप किसी से लैंडलॉर्ड टेनेंट की डील कर रहे हैं तो दोनों के लिए फेयर होगा तभी साइन होगा, तो साइन ही नहीं होगा। और इंडिया ने वो प्रूव कर दिया कि अनफेयर हम साइन नहीं करेंगे। 8 महीने 7 महीने जितना भी टाइम लगा, जो शुरू में एक खतरा हो सकता था, और धीरे धीरे सारा वर्ल्ड भी वही कर रहा है, ईयू भी वही कर रहा है। एंड में आके जापान में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, सो इट हैज टू बी अ फेयर डील। वो डोनाल्ड ट्रंप भी मुझे लगता है समझ गए हैं कि वो फेयर डील होनी ही पड़ेगी। सर मैं एक और चीज पे जाता हूँ, मेल्टडाउन की आपने बात करी, तो पाकिस्तान में एक और मेल्टडाउन चल रहा है क्रिटिकल एनर्जी को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, जहां पे भारत के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया है यूएस के अंदर। और पाकिस्तान का मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ लोग रो रहे थे कि अरे हमने तो इतनी डील कर ली, हमने तो बिटकॉइन दे दिए, हमने तो एनर्जी दे दी, हमने तो ये कर लिया, माइनिंग कर देंगे, और हमें नहीं बुलाया क्रिटिकल मिनरल पे। तो बेसिकली यूएस इज वोकन अप के भैया पाकिस्तान टाटा सी यू बाय बाय, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं जाना, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स इज द न्यू फ्रंटियर। चलिए ईश्वरन, इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं। पाकिस्तान से थोड़ा और वेस्ट ट्रैवल करते हैं। एक हिस्टोरिकल कंट्री है, एक सिविलाइजेशन है, उसका नाम है सीरिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, आजकल वो मॉस्को में है। बशर अल असद को हटाकर अमेरिका ने वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को शासन दिया है जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी। बाउंटी शब्द मेरे ख्याल से आपके सब दर्शक समझते हैं, उस पर इनाम था। क्यों? क्योंकि वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। अब थोड़ा ध्यान पूर्व की ओर लेकर आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है जो कि अपने आप को डिक्लेयर करता है कि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं। उसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी। मैं अगर यहां पर कह के चुप हो जाऊं तो मेरे ख्याल से आपके दर्शक समझ चुके होंगे कि ऐसी बात नहीं है कि किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद में वो राष्ट्रपति नहीं बनता। तो मेरे ख्याल में एक बात आती है कि अब देखिए, ऐसा है कि गन्ने के अंदर से रस जब तक निकलता है तब तक वो गन्ना काम का है। उसके बाद में जब 2-3 बार के बाद में रस निकलना बंद होता है तो आदमी क्या करता है, उसको गौ माता को दे देता है कि भाई तू खा ले इसको। तो अमेरिका इतना शरीफ तो नहीं है कि गौ माता को दे देगा, लेकिन हो सकता है कि वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जैसे लोगों को बोलेगा थैंक यू सो मच। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं और आपकी एनर्जी सप्लाई है और 44% ऑफ द लैंड मास है। अगर ये अमेरिका के फेवर में हो जाता तो मुझे इन 2 कार्टून्स की जरूरत क्यों है? कार्टून्स का कहने का मतलब है कि देखिए, अब फिलर्स हैं ये आपके काम में। अब जो मेन रोल अदा करेगा वो करेगा बलूचिस्तान, क्योंकि वहां से सब कुछ आता है। तो भाई मुझे आप लोगों की जरूरत क्या है, क्योंकि आपका तो उस पर आधिपत्य भी नहीं रह रहा है। इस समय बलूचिस्तान में हालत ये है कि
अल जजीरा नाम का पेपर जो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में लिखता था, आज पाकिस्तान के डेथ की फिगर्स को पब्लिश कर रहा है। आखिर क्यों? जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसके ऊपर से चूहे कूद के भागते हैं। तो क्या ये अल जजीरा वो चूहा है जो कि डूबते हुए जहाज यानी पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है? पाकिस्तान के अपने मिनिस्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी फौजी कैजुअल्टीज हुई हैं और वो ये भी मान रहे हैं कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो अब अपने गैरिजन्स तक महदूद रह गई हैं, वो बाहर निकलने में सक्षम नहीं है। तो आर्मी का रोल होता है बाहर निकलना, एरिया को डोमिनेट करना, अपनी प्रेजेंस को दिखाना कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे सिविलियंस में जोश आता है। यहाँ पर खेल उल्टा चल रहा है। बीएलए के फाइटर्स आते हैं क्वेटा में, बाजार में उनकी तारीफ होती है, तालियां बजती हैं, लोग उनका साथ देते हैं और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो क्वेटा गैरिजन में बंद है। इसकी शुरुआत आप देखिए ईश्वरन हुई थी मार्च 2025 में। एक बड़ी प्रेस्टिजियस ट्रेन है पाकिस्तान की, उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। जब बलोच लिबरेशन आर्मी को कुछ नहीं मिलता तो वो जाफर एक्सप्रेस को एक बॉम्ब फोड़ देती है, वो टाइम पास के लिए। चलो कुछ नहीं मिलता, चलो आज जाफर एक्सप्रेस फोड़ देते हैं। तो ये चीज चलती रहती है वहां पर। उस इंसिडेंट ने ये चीज दिखाई थी कि बलोच लिबरेशन आर्मी इज अ फोर्स टू रेकन विद। आज भी पाकिस्तानी आर्मी नहीं मानती है, पर वीडियोस हैं कि 200 कॉफिन्स जो थे वो मूव किए थे रोड से उस एरिया के लिए। तो 200 कॉफिन्स 34 सोल्जर्स के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एक आम आदमी भी समझता है इस बात को, और हम भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अगर कहती है कि 10 उनके फौजी जाबाहक हुए हैं, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप बड़े आराम से। तो इस समय हालात जो हैं पाकिस्तान के बहुत खराब है। कैलकुलेशन ये कहती है कि पाकिस्तान 1 महीना पहले तक कैलकुलेशन ये था कि हर साल अपनी एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ खोता है फोर्सेस की। ये उसका एट्रिशन रेट है। लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनकी पुलिस जो है वो आर्मी के खिलाफ खड़ी होती है, और अब तो खैर आर्मी के खिलाफ उनके आम नागरिक भी बोल रहे हैं चल के। तो ये धीरे-धीरे आपको दिखाई देंगे सुर, और सर, मैं कुछ लोग नए सुर जो बलूचिस्तान में शुरू हुए हैं उस पे आना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। इस बारी एक नया जनरेशन आ रहा है और नया जेंडर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फायदीन अटैक्स जब वुमेन लीड कर रही हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज बैंक हो रहे हैं, और यहीं पे नहीं, उसके बाद अलग अलग जगह से वो खुद ही निकाल निकाल के भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही हैं ऐसी अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह हवा बलोच, आसिफा मिंगल, किस तरह वी पार्ट टू मीट अगेन। और व्हेन अ सोसाइटी एज कंजर्वेटिव, क्योंकि हर जगह एक अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, वहां पे महिलाएं इतनी आगे बढ़ जाएं, विच इज अ न्यू जनरेशन वॉर देयर, तो आप इसका क्या साइकोलॉजिकल, कल्चरल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और इमोशनल इम्पैक्ट देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल था आपका ईश्वरन। इस समय जैसे हवा बलोच की आपने फोटो दिखाई थी, ठीक है, वो एक गांव से आई हुई लड़की है, अपने पहनावे में बड़ी खुश है। जो लेफ्ट में फोटो दिखाई जा रही है हवा बलोच की। अच्छा, इस लड़की का गेटअप जो था वो फिर शी कम्स इनटू हर ट्रेडिशनल ड्रेस, और ट्रेडिशनल ड्रेस में शी इज हैंडलिंग अ AK-47, और वीडियो आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दाएं बाएं गोलियां चला रही है, शी इज फाइटिंग अ पिच बैटल लाइक अ सोल्जर। सीन चेंज करिए आप। डॉक्टर महरांग बलोच, बलूचिस्तान में लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड यूथ है, लेडीज एजुकेटेड है, लेकिन सोसाइटी जो है वो लेडीज को अपने घरों में रहने के लिए उससे वो खुश है। डॉक्टर महरांग बलोच लेडीज को लेकर सड़कों पे उतरती हैं और इस्लामाबाद तक की मार्च करती हैं। रीजन कि भाई हमारी जो हस्बैंड हैं, भाई हैं, फादर्स हैं, उनको उठाया गया है, और उठाने के बाद में उनका हमको डिस्पोजल नहीं पता है कि वो जिंदा है कि नहीं है। अगर मर भी गए तो बता दो कहां दफनाया है, सो दैट वी कैन पे आवर लास्ट ट्रिब्यूट टू देम। पर उनके ऊपर आप ठंडा पानी मारते हैं सर्दियों के टाइम पे, और उनके अंदर आप गुंडे एलिमेंट्स को भेजते हैं उनको वहां से हटाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी खास चीज है ये मैं नोट कर रहा था ईश्वरन। इंसर्जेंसी को हैंडल करने के लिए उनके पास में सिर्फ एक ही चीज है। देखिए, अगर आपके पास में एक बड़ा हथौड़ा है तो आपको हर मुसीबत एक कील नजर आएगी। पाकिस्तान के पास में एक अनड्यूली स्ट्रांग आर्मी है, और अनड्यूली स्ट्रांग
बाकियों के लिए नहीं है, अंदर के लिए है, अपने लोगों के लिए अनड्यूली स्ट्रांग है। तो अभी हाल में नोट किया होगा केपीके पर उन्होंने ग्लाइड बॉम्ब्स छोड़े थे मिनिमम 250 केजी के, और अपने 32 लोगों को उन्होंने मार डाला था वहां पर। बलोच को ले जाते थे हेलीकॉप्टर में और 5-5 हजार फीट ऊपर ले जाके उनको फिर फेंक देते थे। लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इन्होंने गोलियां मारी हैं। इन्होंने ऑर्गन हार्वेस्टिंग की है बलोच लोगों की। इन्होंने बलोच महिलाओं को बेचा है चाइनीज को। ये इन्होंने सारे कांड इन्होंने करे हैं, क्योंकि इनके पास में देखिए दुश्मन से लड़ने की ताकत नहीं है। जब दुश्मन से लड़ने की बात आती है तो 93,000 पैंट जो है ये उतार देते हैं, और इनका पैंट उतारने की सेरेमनी बहुत मशहूर हो चुकी है। अभी हाल ही में जब अफगान टीटीपी जब आ रहे थे इनके पास में, तब ये अपनी पैंट छोड़कर भागे थे। अभी कल परसों फिर वीडियो आया था, अपनी पैंट छोड़कर फिर भाग गए थे। तो ये दे आर एक्सपर्ट इन ऑल दिस। और मैं कई चैनल्स पे ये कह चुका हूं कि इनकी एकेडमी है काकुल में, तो उनमें एक प्रेसी मतलब एक किताब होती है, वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। जैसे कि फौज में हम पढ़ते हैं मैप रीडिंग क्या होती है, जजिंग डिस्टेंस क्या होता है, वैसे ही एक प्रेसी इनके यहाँ है, हाउ टू सरेंडर। तो ये मेरे ख्याल से इनकी नई प्रेसी तो नहीं है, 71 से चल रही है ये प्रेसी। जब सिखाया जाता है कि सरेंडर किस तरीके से करना है, तो इन्होंने सारी प्रेसी भूल गए, उस प्रेसी को इन्होंने अच्छे से याद कर लिया है, और इनकी हरकतें भी वही हैं। इंसर्जेंसी को खत्म करने का तरीका अगर आप अपने ईस्ट से सीखते तो आप बहुत कुछ सीखते, जैसे भारत ने खत्म किया था। प्रॉब्लम्स हर देश में होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। आर्मी हमारे पास में पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग आर्मी है, लेकिन हमने आर्मी को कभी इस तरीके से यूज नहीं किया। हम अगर फोर्स को भी यूज करते हैं तो मेजर्ड फोर्स यूज करते हैं, और आर्मी जो है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, देन आई वांट टू डिस्कस अ फंडामेंटल आर्मी डिफरेंस जो विद है यू। वो लास्ट रिजॉर्ट के रूप में आती है। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से इनके आर्मी चीफ जो है हल्की बात कहते हैं, मैंने कभी किसी भी इंडियन आर्मी के जनरल या चीफ को हल्की बात करते हुए नहीं सुना, ना किसी पब्लिक फोरम में, ना किसी प्राइवेट गैदरिंग में। हम लोग अभी भी बात करते हैं तो हम आसिम मुनीर कहेंगे नहीं, हम जनरल आसिम मुनीर कहेंगे, जनरल मुनीर कहेंगे। सो वी नो हाउ टू रिस्पेक्ट इवन द एडवर्सरी। और जब आप बात करते हैं अपने देश के सो कॉल्ड इंसर्जेंट्स के लिए, तो उनको आप डिग्रेड करके बात नहीं करते। अगर हम कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, तो वी गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन, बिकॉज एज अ पर्सन एवरी पर्सन इज सपोज टू बी रिस्पेक्टेड। तो ये चीज जो है ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में या तो उनको सिखाई नहीं जाती, या फिर उनका मुतल्ला पाकिस्तान जो है वो ऐसा है कि वो शिक्षा ही नहीं देता लोगों को कि औरों की रिस्पेक्ट जो है वो कैसे की जाए। भारतीय के लिए तो और नाम की चीजें नहीं होती है। हम तो हर एक मैं एक फंडामेंटल डिफरेंस पे आना चाहता हूँ। जब आप बात करते हैं ईस्ट से पाकिस्तान को सीखना चाहिए था भारत से, जी या मैं अगर बात करूं कनाडा के अंदर भी अल्बर्टा एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट कर रहा है, मेरे जी हिसाब से डिफरेंस विद पाकिस्तान है भारत में अगर किसी भी रीजन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो वो इसलिए नहीं थी कि भारत स्टेट वहां से ज्यादा पैसा ले जाके वहां पे लोगों को गरीब छोड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे, ऑल डिस्टर्ब्ड एरियाज, इंडियन टैक्स पेयर इन दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा इज सेंडिंग मोर मनी एग्जैक्टली देन ही इज टेकिंग आउट। टेकिंग आउट। यस, बलूचिस्तान में और ऐसी जगहों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, वहां पे एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। तो वहां पे पाकिस्तानी स्टेट इज ट्राइंग टू बी अ कॉलोनियल पावर, पंजाबी पाकिस्तानी। तो मेरे को लगता है वो सीख ही नहीं सकते भारत से। यहाँ पे तो हम टैक्स पेयर पैसा भेज रहा है, तो वो धीरे धीरे, चलो कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अलग अलग टाइम पे, क्योंकि 47 में एक लाइन बटी थी तो टाइम लगता है। और मैं हमेशा यूएस का एग्जांपल देता हूँ, यूएस तो 100 साल बाद भी सिविल वॉर लड़ रहा था, हम क्यों भूल जाते हैं? ऑन वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन राइट्स दे वर फाइटिंग द एंटायर सिविल वॉर। हमें तो 100 साल भी नहीं हुए 47 से। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और जैसे मैंने अल्बर्टा का एग्जांपल दिया, वो भी कनाडा से इंडिपेंडेंस जा रहा है, पर कोई ये केस नहीं करता कि भैया रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए आ रहे हैं। एथनिक हो सकता है, रीजनल हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान कुछ सीख सकता था सर। पाकिस्तान देखिए, मैं जब आप बात कह रहे थे ना रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने की, तो एक फैक्ट है जो मैं आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा। बलूचिस्तान में एक जगह है सुई। तो आपने देखा होगा डिबेट्स में लोग सुई गैस करते हैं। तो सुई में नेचुरल गैस जो थी वो निकली थी वहां से, और नेचुरल गैस को इन्होंने टैप करके पाइपलाइन बिछाकर सिंध के जरिए पंजाब तक भेजा। अगर सुई गैस आज मिली है
तो आपको ये पता है कि गैस बलूचिस्तान में कब आई है? मात्र 32 साल के बाद में, आफ्टर 32 इयर्स। ऐसा नहीं है कि डिगबोई में तेल मिला तो असम में ऑयल नहीं मिला, पर पाकिस्तान में सुई में गैस मिली और उसको 32 साल लगे बलूचिस्तान पहुंचने में। दैट इज अ फैक्ट। ये कोई कही सुनी या फिर ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान को डिमीन कर रहे हैं तो हम ये बात कह रहे हैं। दिस इज अ फैक्ट, अ वेल नोन फैक्ट। आप अपनी पॉपुलेशन को डिप्राइव कर रहे हैं उसी के प्रोड्यूस से। अगर आप मान के चल रहे हो ठीक है, फौज ने कश्मीर में बहुत गदर किया, बहुत बुरा किया, कश्मीरी जो है अगर सेब उगा रहा था तो सेब खा भी रहा था। ऐसा नहीं है कि वो सेब उगाएगा और सेब उसका दूसरा माल हड़प के लेके जाएगा। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। हम अगर इंसर्जेंट से लड़ते हैं तो उनको अपना मानकर लड़ते हैं कि ये रास्ता भटक गए हैं, इनको हमें वापस अपने फोल्ड में लाना है। पाकिस्तान उनसे दुश्मनी का व्यवहार करता है। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। सर वहां पे तभी एक वीडियो आई कि बलोच को किस तरह पाकिस्तानी बीएलए को सीटियां बजा बजा के, तालियां बजा बजा के स्वागत हो रहा है। हाँ, वही तो बात हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि जिस आर्मी का स्वागत होना चाहिए वहां पर आपके सो कॉल्ड इंसर्जेंट्स का स्वागत किया जा रहा है। तो दैट मीन्स दी जनरल पब्लिक जो है उसका रुझान जो है, उसका प्यार जो है वो इनकी तरफ है, फ्रीडम फाइटर्स की तरफ है, वहां की आर्म फोर्सेस की तरफ नहीं है। सर इसके आगे मैं एक आध वीडियो दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह, एक आसिफ मुनीर की वीडियो है कि क्या भाषा है और किस तरह वहां पे हो रहा है। कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? सर टेक अवे वहां तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और फिर किस तरह बलोच भगा भगा के मार रहे हैं। तो क्या है पाकिस्तानी आर्मी की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है? थी तो प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स, क्या हो गया उनको, क्यों कोलैप्स हो रहा है? कितनी प्रोफेशनल थी ईश्वरन, आपको ध्यान होगा जब जनरल ए के नियाजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन कर रहे थे, डॉन अखबार निकाल रहा था कि वो बड़ी ब्रेवरी से लड़ रहे हैं वहां पर। तो अब मतलब यार किसी को इतना भी तो मत घसीटो कि यार हमें लगे कि अब तो छोड़ ही देते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप डिस्कशन करने पे आएंगे तो लॉजिक एंड पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर मिलेंगे आपको। मैंने एक बड़ा छोटा सा पोस्टर बनाया था कि भारत का विभाजन जो है वो मजहब या धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, आईक्यू के आधार पे हुआ है। आई विल शेयर दैट पोस्टर विद यू। जो लोअर आईक्यू थी वो वहां चली गई और जो हायर आईक्यू है वो यहाँ रह गई है। और इट्स अ फैक्ट, आप हर बार हर चीज में ये नोट करोगे, आप देखना। और उसके बाद मैं एक ऐड कर दूं बात, इनब्रीडिंग होती है, वो तो वेस्टर्न डाटा है सर, इनब्रीडिंग से आईक्यू और भी आईक्यू लो होता है बस। इवन आसिफ मुनीर आई थिंक उसने अपने किसकी शादी किससे करवाई है? बेटी की शादी तेरे भाई से कराई दी उसकी। तो क्या सगे भाई के बेटे से कराई है उसकी। आपके सगे बता फर्स्ट कजन से शादी कर रहे हो आप, जिसके साथ प्रेज्यूमेबली आप बचपन में साथ हो। क्या ही बहन क्या ही भाई, अगर फर्स्ट कजन इज समथिंग यू लुक एट सेक्सुअली, बिकॉज़ व्हेन यू कैन पोटेंशियली मैरी, यू आर ऑलवेज लुकिंग एट सेक्सुअली इन पाकिस्तान। नहीं, आप तो खुद वकील हैं, मेरे ख्याल से दिस कम्स अंडर इंसेस्टुअस रिलेशनशिप। हाँ, तो इंडिया में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर वैसे बोल रहा हूं मैं कि ये तो आप अगर ये सोच है तो भाई इनकी सोच इन्हीं को मुबारक हो। तो एक वो जोक भी आता है बीच में कि तलाक तलाक तलाक, अब तो हमारा तलाक हो गया, अब हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल वो हो गए। कहते हैं नहीं, हम भाईजान तो आप रहेंगे मेरे। That's a joke. But that is the truth. That is the truth. आपका अगर कोई भाई है, आप उससे डाइवोर्स कर भी लो, पाकिस्तान में बैठे हो तो हो जाता है। पर इसके थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि अब की क्या हालत है वहां पे। आपने एक मैप भेजा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान का, तो ये और मैं फिर एक डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट पे भी आऊंगा। तो इन्होंने एक साथ 14 जगह, हर जगह ही ऑलमोस्ट अटैक कर दिया। तो क्या स्थिति हो चुकी है आज की डेट में बलूचिस्तान में? क्योंकि मार्च में एक थी कि आपने ट्रेन को कैप्चर किया, इस बार आपने इफेक्टिवली फॉर अ डे और 2 डे द रिट ऑफ पाकिस्तानी स्टेट वाज नॉट रनिंग देयर।
आज भी कुछ पार्ट्स में इट्स नॉट रनिंग देयर। तो अब क्या हालत है सर, और इसमें आपसे समझाइए। ईश्वरन, जो मेरे पास में खबर आ रही है, चलिए खबर के बाद में जाऊंगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द एक्ट ऑन जाफर एक्सप्रेस इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 वाज अ सिग्नल कि हम पाकिस्तानी आपकी रिट को यहां पर डिफाई कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे। ये स्टेटमेंट जो था वो जाफर एक्सप्रेस के बाद में वहां पर दिया गया। अब उसके बाद में ये क्या करते थे, गुरिल्ला टैक्टिक्स, अटैक किया, अटैक करने के बाद में विड्रॉ कर लिया। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि फुल फ्लेज फ्रीडम फाइट चल रही थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने पिच्ड बैटल लड़ने शुरू किए। जैसे एक फिदाइन का नाम मैं भूल रहा हूं, जिसने की करीब 1.5-2 महीने पहले एफसी के हेडक्वार्टर पे जाके सुसाइड बॉम्बिंग की। वो एक लड़की थी। चीजें जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। अटैक होते थे, अटैक करने के बाद में ये उनको वहां से भगाते थे, इनके आर्म्स और एम्युनिशन को अपने कब्जे में लेते थे। अब इन्होंने गैरिजन पे अटैक करके वहां से लोगों को भगाया। एक वीडियो था जो आपके साथ शेयर किया था मैंने, जिसमें पाकिस्तान सोल्जर्स बस स्क्रैम्बलिंग, एक पहाड़ पे चढ़कर डर के मारे भाग रहे हैं। तो अब हुआ ये है कि गैरिजन्स को ये खाली कर दिया है पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, और उस पर कि ये सारे सैनिक किस तरह, मैंने म्यूट कर दिया कि आप कमेंट्री कर पाए सर, तो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, अब आप देखिए इसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं, दे आर रनिंग फॉर देयर लाइव्स। और दिस वीडियो हैज बीन शॉट बाय द बलोच लिबरेशन आर्मी। उनके हकाल नेटवर्क पर उन्होंने डाला है, दिखा रहे किस तरीके से डर के मारे ये भाग रहे हैं ये। तो जब सोल्जर्स डर के मारे भागने लगते हैं, दैट इज अ साइन कि अब आपका देश जो है वो जा चुका है आपके हाथ से। दिस इज वन ऑफ दोज साइंस। अब सुनने में यह आया है कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इस समय पाकिस्तान की रिट नहीं चल रही है। इस समय टोटल कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश कर चुकी है बीएलए। द ओनली नेगेटिव फैक्टर इज कि इनके पास में नंबर्स कम हैं। अगर साइजेबल नंबर्स होते हैं तो वो मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी जो वो बार बार कह रहे थे ना, 1,500 लोग हैं, 1,500 लोग हैं, तो वो सिर्फ दे आर मॉकिंग एट द नंबर्स, क्योंकि एरिया जो है वो लार्ज है। 44% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, बट जस्ट 6% ऑफ द पॉपुलेशन इज बलोच। तो यहां पर एक ये अनड्यू डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये प्रॉब्लम जो है ये आ रही है। सर इस पे जो ये लोगों की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1500 जो आसिफ मुनीर बात कर रहा था, मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट डालना चाहता हूं, क्योंकि जहां पे वो पहले ये इस अटैक से पहले कह रहे थे सिर्फ 1500 लोग हैं, अब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ लिटरली रो रहा है और कहता है ए गवर्नमेंट नीड्स टू डिप्लॉय लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रूप्स इन बलूचिस्तान, क्योंकि बहुत वास्ट ज्योग्राफी है, सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन है, रीसेंट अटैक्स हैं। दूसरा, वो कह रहा है कि उनके पास हमारे से बेटर वेपन्स हैं, बलूचिस्तान हैज बेटर वेपन्स, क्योंकि क्रिमिनल्स वहां पे घुस गए हैं उनके साथ। तीसरा, कि भैया पॉपुलेटेड सिटी कंट्रोल करना बहुत इजी है, बट रूरल एरिया कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, और हमारी खर्चा भी बढ़ाओ, ट्रूप्स भी बढ़ाओ, वेपनरी भी बढ़ाओ। तो सर कहाँ 1500 रो रहे थे, अब कहाँ ये रो रहे हैं कि हमारे ही सैनिक कम है वहां पे। तो ये क्या फंडामेंटल अवेयरनेस बिकॉज ऑफ अटैक्स हैज फाइनली कम टू देम? नहीं, ये वो शुतुरमुर्ग वाली टेंडेंसी होती है कि मैंने अपनी गर्दन रेत में डाल दी है, इसलिए दुश्मन नहीं है। इनको पता था कि इनके पास ये है, एंड सी दे आर यूज्ड टू ऑल दीज लैंग्वेजेस। वो हम डिस्कस कर रहे थे कि इनका मिनिस्टर जो है, इंटरनल मिनिस्टर, वो बयान देता है कि बलोच क्या है, वो एक एसएचओ की मार है। मीन्स टू से कि एक पुलिस का जो थाना का अध्यक्ष है वही इसको कंट्रोल कर सकता है। तो बढ़ के बड़ी बड़ी बातें बोलना एंड काम में सिफर और बातें बड़ी बोलना, ये पाकिस्तान की फितरत है। और उन बलूचिस्तान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू मोहसिन नकवी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि बलूचिस्तान में किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है। जब साफियों ने दहशतगर्दी की, बस यही चीज थी। सो दिस एटीट्यूड यू कैन नेवर सक्सीड। आप देखिए, आपका आर्मी चीफ अगर बयान देता है, जिस तरीके से बात करता है, वो किसी की इज्जत नहीं कर रहा है। और मैंने उनको देखा है,
उन्होंने तकरीर की थी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के साथ में। दिस वाज जस्ट बिफोर पहलगाम। तब उन्होंने जिस तरीके से बोला था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट स्टे टुगेदर एंड द टू नेशन थ्योरी बच्चों को सिखाओ, ये बताओ, तो आप अपने देश में खुद फूट डाल रहे थे और यू वर ट्राइंग टू डिग्रेड दी माइनॉरिटीज अगर वह रह गई हैं तो इन योर ओन कंट्री। क्योंकि जब आपको शोकेस करना होता दुनिया के सामने तो आप एक सिख को खड़ा कर देते हो एज अ रेंजर और एक फौजी को दिखा देते हो कि हिंदू है, ये पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहा है। लेकिन आपके मन में सोच क्या है वो आपका चीफ खड़े होकर स्टेज पर कहता है, जिसमें कि आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के ताली बजा रहा होता है। ये आपको स्टेटमेंट मिला सुनने के लिए वहां से। दूसरा, आप अगले को कुछ नहीं जानते और उसकी वक्त को कुछ नहीं जानते और उसको आप ऐसा गिनते हो कि वो नेग्लिजिबल है, वो आपके इंटरनल मिनिस्टर कर रहे हैं। तो आपके जो दो इंस्टीट्यूशंस अगर ऐसी बातें करते हैं, दैट मीन देयर इज फंडामेंटली रॉन्ग विद द साइकी ऑफ दैट कंट्री। तो नेचुरली फिर उसको ब्रेन वॉश की आवश्यकता पड़ती है। तो एक और एंगल सर, इसमें एक और एंगल आया है, वो ये है कि अब ये एज यूजुअल इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। अब धुरंधर के बाद तो मुझे लगता है इनको हर समय डर लगता होगा अपने आसपास के, भैया क्या हो रहा है। अननोन मैन तो 2-3 साल से चल रहा है, धुरंधर ने दिखा दिया तो इनको लगा होगा किसी ने लीक कर दिया बात, ये सच्ची में हो रहा है। ऊपर से अभी इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। तो आप क्या पा रहे हैं कि भैया हम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन? आई हैव नो आइडिया। मतलब कहने का मतलब है हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा ऐसा है कि पाकिस्तान में इंटरनल स्ट्राइफ अपनी बहुत है और ऐसा नहीं है कि जो इनके जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं, आपस में दुश्मनियां भी हैं इनकी। अब ऐसा है कि अगर सपोज ईश्वरन मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं आपके किसी भी असिस्टेंट को बोलता हूँ यार इसको जरा सेट कर दे, इसका वीडियो ऑफ करवा देना, तो खुशी खुशी कर देगा वो। क्योंकि हाइपोथेटिकली ईश्वरन की हरकतें ऐसी हैं कि जो इसके साथ काम करने वाले वो भी इससे खुश नहीं है। तो पाकिस्तान में सिचुएशन खुद ऐसी ही है। कुछ तो इनके अपने आप लोग इनको साफ कर रहे हैं एंड आई वोंट डिनाई कि हमारे यहां से उसको पुश नहीं मिल रहा है। आई वोंट डिनाई दैट, नीदर वुड आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं। लेकिन कोइंसिडेंस इतने प्यारे हो रहे हैं कि मतलब मन करता है कि यार मान ही लेते हैं। जो इनका ऑफिसर जो मुलविस था पूरी प्लानिंग में 22 अप्रैल की पहलगाम के लिए, अचानक उसकी कार पे हमला होता है और वो कार जो है वो बंदा वहां पर खत्म हो जाता है। ही इज आई थिंक अ लेफ्टिनेंट कर्नल। तो कोइंसिडेंसेस अगर होते हैं, देखिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और हम तो मानते हैं कर्म की गति बलवान होती है, तो आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। जियाउल हक के प्लेन में तो आम की पेटी रखी गई थी। इस समय आम का सीजन आ ही रहा है वैसे। तो आई थिंक जनरल आसिम मुनीर शुड बी वेरी 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 कि हवाई जहाज की यात्रा करें तो और उस केस में तो पता नहीं सर कि आम की पेटी बलूचिस्तान के लिए यूएस से ना है, कैलिफोर्निया से आम ना है। आसिम मुनीर की प्रॉब्लम ये, आसिम मुनीर के लिए प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान के चक्कर में आम की पेटी कहीं और से ना आ जाए। पिछली बार भी जब वो प्लेन उड़ा था तो उसमें यूएसए का एम्बेसडर भी गया था साथ में, और लोगों को शक है कि वो करवाया उसी में था। तो कोलैटरल डैमेज तो होता ही है फिर ऐसे में, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। सर ये एक चीज और जो उठ के आ रही है वो ये आ रही है कि टीटीपी और क्या ये बलोच अब एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं बलोचिस्तान के पास, जो पाकिस्तान बार बार उनकी मिनिस्ट्री बोल रही है कि इतने वेपन्स आ गए हैं उनके पास। कुछ लोग कह रहे हैं यूएस जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था वो वेपन्स तालिबान ने भेज दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं टीटीपी जुड़ गई है, कुछ लोग कह रहे हैं ईरान सप्लाई कर रहा है। तो हाउ हैव दे सडनली डेवलप्ड? क्योंकि जिगरा जितना मर्जी हो, ये वेपनरी कैसे आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी को भागना पड़ रहा है, उधेड़ना पड़ रहा है? दैट इज सुपीरियर फायर पावर। व्हाट इज योर व्यू ऑन द सुपीरियर फायर पावर? ऐसा है कि मैं वही एक बार सर्च कर रहा हूं अपने नोट्स में, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम शुरू हुआ था BRAS, इसका था बलोच राजी अजोई संगर, BRAS, दैट मीन्स बलोच नेशनल फ्रीडम फ्रंट, and this was the umbrella organization of Baloch Liberation Army, Baloch Liberation Front and Baloch Republican Guard. इनका प्राइमरी एम था सेपरेशन ऑफ बलोचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, इट वाज ओवरवेलमिंगली बलोच, लीडरशिप बलोच थी, कार्डर्स बलोच थे, आइडियोलॉजी थी उसकी बलोच एथनो नेशनलिज्म की। बट उसके साथ में बैनर्स जो थे वो जुड़े थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी।
और अफगान तालिबान फैक्शंस के भी। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रही है वहां पे पूरे पंजाबी और मे बी सिंधी पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिल्कुल दो बिल्कुल के अगेंस्ट। तो अब जो है इस BRAS की ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेशक नहीं मिली हैं, लेकिन पश्तून कार्डर्स हैव कम एंड जॉइंड द BRAS. तो इट हैज नॉट रिमेन्ड अ टोटली बलोच ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज अ मिक्स ऑफ बलोच एंड पश्तून्स. आप देखेंगे, अगर मैप नोट करेंगे तो नॉर्दर्न बलूचिस्तान इज प्रीडोमिनेंटली पश्तून्स. तो अगर आपको, हाँ, जो नॉर्दर्न पार्ट जो आपका ब्लू कलर का है, दे आर प्रीडोमिनेंटली पश्तून्स. तो अगर आपको बलूचिस्तान को पूरा आजाद कराना है तो आपको पश्तून को साथ लेके चलना पड़ेगा, और पश्तून कार्डर्स जो हैं वो BLA में शामिल हैं. BRAS ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि ये कार्डर्स हैं, नॉट इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट एज इंडिविजुअल्स. The only drawback that I see in the Baloch freedom movement is their demand of Iran. सिस्तान बलूचिस्तान जो प्रोविंस है ईरान का, बलोच जो है उसको भी क्लेम करते हैं. तो जो हम सोशल मीडिया पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो उनका कहना यह है कि दे वांट अ कंप्लीट बलोचिस्तान, और हम मानते हैं अगर आप कंप्लीट बलोचिस्तान की बात करेंगे देन यू विल हैव टू फेस टू एनिमीज, ईरान भी, पाकिस्तान भी. अगर आप बलोचिस्तान इस समय पाकिस्तान वाली बात करें, देन यू कैन गो ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल टू डिस्कस दैट विद ईरान. दैट कैन बी फेज 2. फेज 1 जो है आपका पाकिस्तान से अलहदगी का हो सकता है. तो दैट इज वन थिंग. पर पाकिस्तान का शुरू से एक वेट ड्रीम रहा था कि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर झेलनी पड़ेगी, बांग्लादेश इधर या बाद में चाइना, जो भी है 2 फ्रंट वॉर. पर पाकिस्तान तो इज एक्चुअली फेसिंग अ 2 फ्रंट वॉर आज के डेट में. वेयर डू देयर बेस्ट मिलिट्री एसेट्स गो, ऑन द बॉर्डर विद इंडिया और टू बलूचिस्तान? is a serious question for them to grapple with. आप 2 फ्रंट वॉर कर रहे हैं. इस समय मैं कहता हूं कि वर्ल्ड में सबसे अगर बुरे हाल है तो वो पाकिस्तानी सोल्जर के हैं. आपका अपना देश वाला आपको गाली देता है, इंडिया से आपके संबंध खराब हैं, अफगान आपकी पिटाई करते हैं, जब मर्जी आता है एक थप्पड़ मार के चले जाते हैं. ईरान के साथ में आप मिसाइल एक्सचेंज करते हैं, फायर करते हैं. मिसाइल एक्सचेंज मतलब मिसाइल्स देते नहीं है, मिसाइल्स फायर करते हैं. अच्छा, आपकी समुद्री सीमाएं जो है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आपको खतरा लगा रहता है कि इंडियन नेवी कभी भी आके ऑप ट्राइडेंट वहां पर कर सकती है. नॉर्थ में अगर आप देखते हैं तो आपके पास में शिंगयांग प्रोविंस है जो कि चाइना का है, और वो वहां पर उनको री एजुकेशन सेंटर्स चला रहे हैं. वो मॉस्क को कन्वर्ट कर रहे हैं बार्स में और यूरिनल्स में. तो ऊपर भी आपके खासे अच्छे हालात नहीं है. तो इस समय मैं कहता हूं ईश्वरण, आपको भी मैं सलाह दूंगा, रात को जब आप सोएं तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि आप जो है वो इस भूमि में पैदा हुए हैं. अगर भगवान ने ग्रिड रेफरेंस कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी होती तो बैंड बज गया होता. No sir, I would put it differently. Our ancestors understood it and came to India. My तो great IQ वाली बात आती है ना. इधर भी आई एम राइट. Our ancestors chose to come here. They could have stayed there thinking कि कुछ नहीं होना. And that is why I feel कि तो they had a better IQ. That's why they came here. बस. True. सर मैं लास्ट चीज देना चाहूंगा, क्योंकि जब ये इतनी बुरी पाकिस्तान की हालत है, do you think we are missing a historic opportunity to do something, or you think we should not interrupt an enemy when it's making a mistake? क्योंकि which side of the debate do you come into? Option 2. आपको देखिए, जब आग जल रही है, आपको उसकी आंच आ रही है, सर्दी का टाइम में दूर बैठ के हाथ सेकते रहो अपने. बस जब ठंडी हो जाएगी तब जाके देख लेना आखिर है क्या. तब तक एंजॉय करना है. जो बचेगा. रेवड़ी है, मूंगफलियां हैं आपके पास में, एंजॉय पॉपकॉर्न है, एंजॉय पॉपकॉर्न कीजिए. और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कवरिंग द एंटायर इवेंट्स इन बलूचिस्तान एंड आल्सो यूएस ट्रेड डील. जब थोड़ा पेपर सामने आए तो वन डे डिफेंस में क्या होने जा रहा है जरूर डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ अभी तो सब ट्वीट खेल रहे हैं, तो उसी को डिस्कस करते हैं सर. थैंक यू सर सो मच. थैंक यू ईश्वरन. जय हिंद. जय हिंद सर.